नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। ईरान पर हमले हो रहे हैं लगातार। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो करने आया था तो ये खबर आई और वीडियोस कुछ है जिसमें तेहरान के ऊपर हमलों की खबर है कि तेहरान के ऊपर नए सिरे से हमले किए गए हैं। इसके अलावा इस्फहान में और बाकी सारी जगहों पर भी हमले किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ खबर यह भी है कि ईरान भी लगातार अपने हमलों को जारी रखे हुए है और खास तौर पर इजराइल में अगर देखा जाए तो तेल अवीव और ग्रेटर तेल अवीव से जो वीडियोज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार ईरान की मिसाइलें निशाने पर लग रही हैं। अब इजराइल, आप जानते हैं, जब भी युद्ध का माहौल होता है सेंसर कर देता है सब कुछ। वहां से खबरें बाहर नहीं आती हैं, वहां से वीडियोज बाहर नहीं आते हैं। इसलिए वहां के अखबारों को जब आप देखते हैं तो यह खबर तो है कि ईरान लगातार हमला कर रहा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है यह खबर छुपा ली जाती है। अब मैं जब तेल अवीव के वीडियो को बार बार देखता हूं, रिमाइंड करके देखता हूं, कई सारे वीडियोज हैं। एक वीडियो है जिसमें एक पूरा बस अड्डा ऐसा लगता है खाक हो गया है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें तेल अवीव के जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उस पर अटैक हुआ है और लोग जहाज के भीतर से भागते हुए दिखाई दिए हैं। इतनी जोर से भाग रहे हैं और इतना घबरा कर भाग रहे हैं कि कई लोग जमीन पर गिरे हुए भी दिखते हैं। उसके बाद वीडियोस आए हैं उन सेंटर्स के, बम शेल्टर जहां पर होता है, जहां भाग के इजरायली छुपते हैं। वहां अफरा तफरी के माहौल जैसी कंडीशन है और कई लोग आर्मी का ड्रेस पहनकर वहां पर बैठे हुए देखे गए। अब इसके मानी क्या हैं ये तो बाद में ही समझ में आएंगे। इसके अलावा वीडियोस हैं जिसमें कार तहस नहस पूरी तरह से हो गई है, बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है। एक वीडियो वहां की एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग के सारे शीशे जो हैं वो टूटकर गिर गए हैं, यानी आसपास कहीं धमाका हुआ है और बड़ा धमाका हुआ है। इन सब चीजों को अगर एक साथ देख लें तो हम ये समझ पाते हैं कि सैयद अली खामनेई साहब की मौत के बावजूद, उनकी शहादत के बावजूद ईरान ने हमले लगातार जारी रखे हैं। शहादत से असर पड़ा है नहीं पड़ा है यह कहना बड़ा अजीब होगा। निश्चित तौर पर जब आपका एक सुप्रीम लीडर चला जाता है तो असर पड़ता है और वो असर सारी दुनिया में देखा गया। पाकिस्तान से जो खबर आई उसको आप देखिए। पहले कराची से खबर आई कि कराची में जो अमेरिकी कंसुलेट है वहां पर लोगों ने हमला कर दिया, वहां के पास के एक बड़े बिजनेस सेंटर पर कब्जा कर लिया और लगातार कांच वगैरह तोड़ रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे। और उस वक्त अमेरिका के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जो वीडियो है उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि अमेरिकी आर्मी ने हमला कर दिया है और बताया यह जा रहा है कि 10 पाकिस्तानी मारे गए हैं ईरान के समर्थन में अमेरिका की गोलियों से। अब इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की सरकार अमेरिका से सवाल भी ना पूछे तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार के हालात क्या हैं। अभी वहां से खबर आ ही रही थी कि लाहौर से खबर आने लगी कि लाहौर में भी जो कंसुलेट है अमेरिका का उसके ऊपर भी हमला हुआ है। वो खबर अभी डेवलपिंग है, बहुत ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है कि वहां क्या हुआ है, लेकिन इतना तो पक्का है कि दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। इराक के अंदर एम्बेसी पर हमला हुआ है, अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ है, आग दिखाई दे रही है, कई सारी जगहों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई देशों में अमेरिकी कंसुलेट के सामने प्रदर्शन करने के, आग लगाने के, पत्थर फेंकने के वीडियो लगातार आ रहे हैं। अयतुल्लाह अली खामनेई भले ईरान के सर्वोच्च लीडर थे, लेकिन पूरी दुनिया में न केवल मुस्लिम बल्कि बहुत सारे ऐसे हक पसंद लोग उनको लीडर की तरह देखते थे जिनसे आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईरान के लीडर को अपने लीडर की तरह कहेंगे। मैं एक पुराना वीडियो आपको दिखाता हूं, 90s का वीडियो है ये, 1990 का। नेल्सन मंडेला को हम लोग जानते हैं। नेल्सन मंडेला वो हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्ति दिलाई और वहां पर एक सरकार बनाई, जनता की सरकार बनाई। नेल्सन मंडेला गए हुए थे ईरान और ईरान में आयतुल्लाह खामनेई से मिलने गए थे। जब वो आयतुल्लाह खामनेई से मिलने जाते हैं तो माई लीडर कहकर उनको बुलाते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक वर्ल्ड लीडर नेल्सन मंडेला खामनेई साहब को अपना नेता कहकर बुलाता है। अमेरिकी प्रचार तंत्र जैसे फैलाता है, जैसे सब कुछ करता है, आप जानते हैं। हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा तमाशा किया गया। अगर पर्सनली मुझसे आप पूछिए तो मैं भी किसी ऐसे नियम के खिलाफ हूं जिसमें किसी औरत को हिजाब पहनने पर पाबंद किया जाए या फिर उससे हिजाब छीना जाए, जैसा इसके पहले के राज में जब शाह रजा पहलवी थे तब हुआ था।
मैं दोनों जबरदस्तियों के खिलाफ हूं। यह औरतों की मर्जी होनी चाहिए कि वह हिजाब पहने या ना पहने, लेकिन मेरी बात यहां पर नहीं है। मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। यह आज का वीडियो है। इस वीडियो में एक औरत, एक महिला है जिनके बाल खुले हुए हैं, यानी हिजाब उन्होंने नहीं पहना है, और ये ईरानी महिला है। जाहिर तौर पर रिजीम की उस तरह की समर्थक नहीं होंगी, लेकिन ये कह क्या रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये कह रही हैं अमेरिका 40 सालों से लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। अभी तक अगर हमने न्यूक्लियर बम बना लिया होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती हमला करने की, और अब हमें न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। और उनके साथ लोग नारा लगाते हैं कि ईरान के लीडर्स अब न्यूक्लियर बम बना लो। इस बात को समझना चाहिए कि ईरान के पास अगर अभी तक न्यूक्लियर बम नहीं है तो उसकी इकलौती वजह यह थी कि खामनेई साहब का फतवा था कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है। अब जब खामनेई साहब नहीं है और ईरान की जनता न्यूक्लियर बम बनाने की मांग कर रही है, तो कोई नहीं है जो न्यूक्लियर बम को रोक सके। बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे लीडर खत्म हो गया, अब क्या होगा। खामनेई साहब ने अपने जीते जी पूरी एक लिस्ट बना दी थी। 4 लोगों की लिस्ट है, यानी आयतुल्लाह खामनेई की डेथ हुई तो उनके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, और उसके बाद कौन बनेगा। और यह लिस्ट उन्होंने कोई अकेले बैठकर नहीं बनाई थी। जो पूरी कमेटी है उसने बैठकर, जो पूरी लीडरशिप है उसने बैठकर 4 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें सबसे पहला नाम बताया जा रहा है मुस्तफा खामनेई का। ये आयतुल्लाह साहब के बेटे हैं, और यह गलत खबर है। कल का जो अटैक हुआ है उसमें आयतुल्लाह साहब की बेटी मारी गई है, उनके दामाद मारे गए हैं, उनकी पत्नी मारी गई है, अहलिया मारी गई हैं, लेकिन उनके बेटे मुस्तफा खामनेई बिल्कुल सेफ हैं। और माना यह जा रहा है कि अभी तो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन असल में लीडरशिप मुस्तफा खामनेई के पास ही जाएगी। और यह केवल आयतुल्लाह खामनेई की लीडरशिप का मामला नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर की हो, चाहे रक्षा मंत्री जिनकी डेथ हो गई, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे आईआरजीसी के कमांडर हो, इन हर पोस्ट के साथ एक पूरी बना दी गई है लिस्ट कि इसके बाद ये जगह लेंगे, इसके बाद ये जगह लेंगे, इसके बाद ये जगह लेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका अंदेशा नहीं था। लारिजानी साहब का एक इंटरव्यू आ रहा है। लारिजानी साहब आप कह सकते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई के सेक्रेटरी थे, सबसे करीबी थे। उनका एक इंटरव्यू आ रहा है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने आयतुल्लाह खामनेई साहब से कहा था कि आप किसी सेफ बंकर में छिप जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं जाके सेफ बंकर में नहीं छुपूंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा, जिसको जो करना है वो करे। ये जिद और ये भरोसा छोटी मोटी चीज नहीं होती है। और लारिजानी साहब ने आगे भी कहा कि हमें पहले से अंदेशा था, और रहबर को भी पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए उनका जो सक्सेशन है वो पहले से प्लान कर लिया गया है। इसके अलावा वो बात दोहराई लारिजानी ने कि अमेरिका ने आक्रमण कर दिया है, अमेरिका ने हमारे रहबर को हमसे छीन लिया है, इसका बदला पूरी तरह से लिया जाएगा, और वो बदला दिखाई दे रहा है। ये 2 लेवल पर है। इजराइल में तो हमला हो ही रहा है, और साथ में जो हमले हो रहे हैं, आज फिर हमले हुए हैं कई सारे अमेरिकन बेसिस पर जो दूसरे अरब मुल्कों में हैं। इन सब के बीच एक खबर चला रहा है, अमेरिका से खबर चल रही है, और वाशिंगटन पोस्ट की खबर आई है। मैं बता दूं, ये वही वाशिंगटन पोस्ट है जिसने अभी कुछ दिन पहले यह लिखा था कि ईरान में हमला हो जाना चाहिए, जो मादुरो की सत्ता बदलने की बात कर रहा था, जो इराक वार के समय भी यह बात कर रहा था कि इराक पर वार हो जाना चाहिए। यानी यह अखबार हमेशा इजरायली हितों के हिसाब से बात करता रहता है। यह अखबार कल से यह खबर चला रहा है कि MBS यानी सऊदी के क्राउन प्रिंस लगातार फोन कर रहे थे और प्रेशर बना रहे थे ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप किसी भी तरह से ईरान पर हमला करे। यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस चाहते थे, इस अखबार के अनुसार, कि ईरान के ऊपर हमला हो। अब इसको लेकर बहुत सारा शोर हो रहा है, सऊदी अरबिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए ना, आपके पास यह जानने का कोई तरीका है, ना हमारे पास जानने का कोई यह तरीका है कि यह जो खबर छपी है यह खबर सही है या जानबूझकर फैलाई गई है। क्यों जानबूझकर फैलाई जा सकती है? अमेरिकन बेसिस पर ईरान ने हमला किया है, और कल रियाद से इस पर बयान भी आया, जाहिर तौर पे मजम्मत करता हुआ बयान आएगा। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इन सब लोगों से फोन पर बात की है, और इन सब लोगों से फोन पर बात करके कहा कि हमारा निशाना आप नहीं है। जिस जमीन पर अमेरिकन बेस है वो आपकी जमीन नहीं है, भले वो आपके मुल्क के अंदर आती हो, लेकिन वो अमेरिकन जमीन बन जाती है, क्योंकि अमेरिका की आर्मी वहां पर रह रही है, अमेरिका की आर्मी के साजो सामान वहां पर हैं, और वहां पर
जो रडार लगे हैं, जो इंटरसेप्टर्स लगे हैं, वो इजराइल के साथ हमारी लड़ाई में उनकी मदद करते हैं, इजराइल की मदद करते हैं, हमारी तो कर ही नहीं सकते। तो वो हमारे लिए निशाना है, उनको हम निशाना बनाएंगे। आप कल से लेकर आज तक सारे हमलों को देख लीजिए तो रेजिडेंशियल इलाके में एक भी हमला नहीं हुआ है। बहरीन में जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ उसमें अमेरिकी सैनिक रह रहे थे, और बहरीन की इंटेलिजेंस ईरान के पास बहुत कायदे से है। जो लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं, वो बेहतर है। जो नहीं समझते हैं, कभी समझा दूंगा। अगर आप दुबई में देखें तो अमेरिकन सेंटर्स पर ही हमले हुए हैं, इंटरसेप्टेड मिसाइल्स नीचे गिरी होंगी। रियाद में अमेरिकन सेंटर पे हमले हुए हैं, कुवैत में अमेरिकन सेंटर पे हमले हुए हैं। कहीं भी किसी ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट या ऐसी जगह पर हमला नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो ईरान इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिकन बेसिस पर वो हमला करेगा। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट या अमेरिका के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन यह हो सकती है कि अरब वर्ल्ड को ईरान के दुश्मन की तरह दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरब वर्ल्ड ईरान का बहुत बड़ा दोस्त है, यह मैं कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमेरिका के हिसाब से सोचिए, दुनिया को यह दिखाना कि ईरान का दुश्मन तो अरब वर्ल्ड भी है। अब देखिए, सीरिया में उनका अपना बंदा बैठा है, तो सीरिया की मस्जिदों से बाकायदा खुतबा पढ़ा गया तारीफ करते हुए अमेरिका की कि खामनेई को मार दिया उन्होंने। इस बात पर खुशी जाहिर की गई कि खामनेई को मार दिया उन्होंने। तो सीरिया में तो यह हो रहा है, लेकिन सऊदी अरबिया या बाकी सारी जगहों से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते। वहां ईरान विरोधी माहौल बनाने के लिए या दुनिया को यह बताने के लिए कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अरब मुल्क भी शामिल हैं, यह बात फैलाई जा सकती है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस लगातार फोन करके यह दबाव बना रहे थे कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। अब यह सच है या नहीं है, यह फिलहाल हमें पता नहीं है, और कोई तरीका किसी के पास नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह सच है या नहीं है। एमबीएस खुद कोई बयान दे दे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो एमबीएस का ऐसा कोई बयान आया नहीं। यह मैंने आपसे पहले दिन से कहा था कि ऐसा नहीं है कि इसमें ईरान का नुकसान नहीं होगा। यह बिल्कुल तय बात है कि अमेरिका और इजराइल जब बमबारी करेंगे तो ईरान का नुकसान होगा, और खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ ईरान के नुकसान को देखेंगे तो यह एक तरफा खबर होगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक मुल्क एक साथ 7 मुल्कों में अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला करता है और साथ में इजराइल की राजधानी पर सीधा हमला करता है। अगर तेहरान में हमले हुए हैं तो हमला जो हुआ है वो तेल अवीव पर भी हुआ है। अगर इफ्तेहान में हमले हुए हैं, कुम में हमले हुए हैं, तो जो हमला ईरान ने किया है वो हाइफा में भी हुआ है। अब यहां की खबरें बाहर आ जाती हैं, वहां की खबरें नहीं आती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। 12 रोजा जंग का हमारे पास पूरा इतिहास है, अभी हाल में ही जंग हुई है, और हमने देखा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए इजराइल में तबाही की तस्वीरें बाहर आने लगी और समझ में आया कि कितनी तबाही हुई है। और वही इजराइल जो कल तक ईरान से लड़ने के लिए मरा जा रहा था, वो अमेरिका के पास भाग कर गया कि किसी तरह से शांति स्थापित कराइए। कल ट्रंप का भी जो बयान था वो कुछ ऐसा बयान था कि हमारा काम हो गया, अली खामनेई की हमने हत्या कर दी और अब हम युद्ध बंद कर सकते हैं टाइप का। डायरेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी जानते हैं और ढंग से पढ़ेंगे तो उससे मानी निकलकर यही आ रहा था। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर मना किया। ईरान ने पहले भी कहा था कि लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई बात नहीं होगी, और यह लिमिटेड नहीं है। यहां तो सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और भी कई सारे लीडर्स को मार दिया गया। तो ईरान अपनी तरफ से लड़ाई खत्म करने वाला नहीं है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि ईरान के सामने सारा इस समय जो सवाल है वो यह है कि ईरान जिंदा रहेगा या नहीं। अली लारजानी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, यह बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं, कई बार कहता रहा हूं, कि असल इरादा यह है कि ईरान जैसे बड़े मुल्क को 5-6 छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया जाए। कोई भी बड़ा मुल्क नहीं चाहता है ऐसा, अमेरिका कोई भी बड़ा मुल्क नहीं चाहता है जो उसके मुखालिफ हो, इसलिए उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए और उसमें जो तेल और बाकी सब वाला इलाका है वो अपने कब्जे में रखा जाए, और ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो भविष्य में कभी किसी के लिए कोई खतरा ना बन सके, खासतौर पर इजराइल के लिए। इसके बाद इजराइल को वो छूट मिलेगी कि वो जॉर्डन वगैरह में जमीनें कब्जा करे, सऊदी अरबिया में जमीनें कब्जा करे और ग्रेटर इजराइल बनाए, जैसा कि हक्काबी ने कह दिया कि हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये पूरा का पूरा खेल है और इसको अली लारजानी ने बहुत साफ किया। तो ईरान के सामने प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस की है, वजूद की प्रॉब्लम है। अगर इस समय ईरान झुकता है तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, इस बात में भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो जो दूसरा
ट्रूथ सोशल पर बयान आया था ट्रंप का, उसमें उसने कहा कि ईरान ने कहा है कि वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन जब ईरान अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा तो हम भी ऐसी ताकत से हमला करेंगे जो अब तक देखी नहीं गई है। जाहिर तौर पर यह लड़ाई वैसी ही होने वाली है जैसी मिडिल ईस्ट में कभी देखी नहीं गई है। इराक आसान था, नाटो की सहायता से आए या आपने सद्दाम के ऊपर कब्जा किया, इराक पर आपका कब्जा हो गया। लीबिया में नाटो की सेना जाती है और कुछ ही दिनों में गद्दाफी को मार देती है, लीबिया पर कब्जा हो जाता है। लेकिन ईरान में यह आसान नहीं होगा। पहली बात तो यह कि ईरान की जमीन पर पैर रखने से अमेरिका और इजराइल दोनों की सेना डरेगी। इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आर्मी है कि जमीन पर लड़ने में जमाने लग जाएंगे और इतना नुकसान होगा, इतनी कॉफिन्स उठेंगी जितना कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। आसमान से आप गिराइए, बर्बादी कीजिए, लेकिन उतनी ही बर्बादी इजराइल में भी होगी और जंग आगे बढ़ेगी तो अमेरिका के साथ जो मुल्क खड़े हैं वहां भी तबाही होगी। तो इतना तो तय है कि यह लड़ाई अगर लंबी खिंचती है, और लंबी खिंचने की अब पूरी संभावना है, तो वो तबाही देखने को मिलेगी ईरान के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी और बाकी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में भी, जो पहले नहीं देखी गई। और इसका असर दुनिया पर नहीं पड़ेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसा सबको पता था, ईरान ने बंद कर दी। यहां से 28-30% सामान आता है मिडिल ईस्ट का, तेल आना कम हो गया और आज ही तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गई। कहा यह जा रहा है कि अगर जंग लंबी चली तो यह तेल की कीमतें 3 गुनी तक हो सकती हैं। और अगर तेल की कीमतें 3 गुनी हो जाएंगी, आपको लगता है कि सिर्फ कारों में इस्तेमाल होता है। तेल तो उन जगहों पर भी चाहिए होता है जहां पर हीटिंग चाहिए होती है, 24 घंटे हीटिंग चाहिए होती है। बिना हीटिंग के घरों में रहना मुश्किल हो जाता है और वो जगहें यूरोप और दीगर हैं ही। तो यह परेशानी सारी दुनिया में फैलने वाली है। चाइना लगातार इंटेलिजेंस अवेलेबल करा रहा है। चाइना ने बहुत सारे हथियार भी दिए हैं, यह हम जानते हैं। और चाइना यह जानता है कि ईरान अगर गिर गया तो उसके लिए मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो चाइना अपने तरीके से सपोर्ट करेगा। और चाइना के बगल में ताइवान है। चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान में अमेरिका का बेस है, तो वो एक लड़ाई का रास्ता खुला हुआ है। रूस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूस के जो बयान आए हैं वो तो निश्चित तौर पर ईरान के फेवर में आए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर, अभी तक तो हथियार वगैरह बहुत अवेलेबल कराए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर रूस कुछ करेगा कि नहीं करेगा यह आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि यह चिंगारी जो लगी है यह पूरी दुनिया में जाएगी। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यह लड़ाई लंबी चली तो इसके असरात पूरी दुनिया में दिखाई देंगे। तो फिलहाल ये अपडेट्स हैं। कोशिश करूंगा लगातार जितनी अपडेट दे सकता हूं उतनी अपडेट आपको दूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और दुआ कीजिए कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो। दुआ कीजिए कि इजराइल और अमेरिका का पागलपन खत्म हो। दुआ कीजिए कि अरब मुल्कों को बुद्धि मिले, दिमाग मिले, सही स्टेप उठाएं और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश करें। दुआ ही कर सकते हैं हम, और क्या करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।